से बिहार में हुआ आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, बिहार में आज से जातीय जनगणना शुरू होने जा रहा है। कर्मचारी घर घर जाकर गिनती करेंगे। ये 2 चरणों में जातीय जनगणना को संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में सबसे पहले घरों की गिनती की जाएगी, वहीं दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी। जाति के साथ साथ आर्थिक गणना भी होगी और जातीय जनगणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसको लेकर आज से तैयारी शुरू कर दी गई है। आज से जातिगत जनगणना बिहार में शुरू होने वाला है और इसमें कर्मचारी घर घर जाकर गिनती करेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ये जातिगत जनगणना अपने खर्चे पर करा रही है। 2 चरणों में जातिगत जनगणना की जाएगी, जिसमें पहले चरण के तहत घरों की गिनती की जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। और सिर्फ जातियों की गिनती नहीं, बल्कि उसके साथ ही आर्थिक गणना भी की जाएगी। बिहार में 7 जनवरी यानी शनिवार से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा के दौरान शिवहर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये जनगणना सिर्फ जाति की नहीं होगी, इसके आधार पर लोगों के विकास का काम और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो वही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। एकदम हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है, तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। तो बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो रही है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर जातिगत जनगणना करवा रही है। बिहार सरकार इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जातिगत जनगणना का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी। जाति आधारित जनगणना के जरिए सरकार जाति के साथ ही लोगों के आर्थिक स्थिति की भी जानकारी लेगी, ताकि आने वाले समय में उसके हिसाब से विकास का पैमाना निर्धारित किया जा सके। बता दें, नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पास करा चुकी है। न्यूज 18 के लिए शिवहर से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच जातिगत जनगणना पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ड्यूटी लगाए जाने से शिक्षक संघ नाराज हैं। जातीय जनगणना में ड्यूटी से नाराज हैं ये लोग। उन लोगों का कहना है कि पढ़ाने के बाद आखिर जनगणना कैसे कर पाएंगे। 8 घंटे स्कूल के बाद ड्यूटी करना गलत है। शिक्षक संघ ने सीएम को इसको लेकर पत्र भी लिख दिया है। जनगणना में बाकी कार्य से मुक्त करने की मांग की गई है और ये पत्र सीएम नीतीश कुमार के नाम शिक्षक संघ की तरफ से लिखा गया है, जिसमें बाकी कार्य से मुक्त करने की मांग की गई है, क्योंकि स्कूल को करने के साथ साथ जातिगत जनगणना करना उनके लिए बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद अगर उन्हें फिर इस ड्यूटी पर लगाया जाता है तो इससे शिक्षक संघ नाराज है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा, चंपारण में सीएम की यात्रा के दौरान शिक्षक और बीएसएससी अभ्यर्थियों को नजरबंद रखा गया ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो। मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि कहीं कोई पत्थर न फेंक दे, कोई चप्पल न चला दे, कोई नारा न लगा ले। और चंपारण में तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो सचिवालय सहायक के जो परीक्षार्थी थे, उनको घरों में नजरबंद कर दिया गया ताकि वो किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न कर सके।
और मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि लाठीचार्ज हुआ। ये तो बड़ी चिंता का विषय कि राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उनको ये पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज भी हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के पीएम पद के प्रत्याशी पर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। बेगूसराय में उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता कहां तक होगी ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार की बात सही है कि लोग माने या न माने, नीतीश कुमार 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बेदाग छवि के नेता हैं और उनमें सारी काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री के पद के लिए होना चाहिए। अब रही बात कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक उनकी स्वीकार्यता होगी, ये देखने की बात है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर बन जाने का दावा किया था, तो ठीक एक दिन बाद जगदानंद सिंह ने अयोध्या के मंदिर में विराजे श्री राम को आरएसएस का बता डाला। ऐसे में सवाल यही है कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन कैसे हो सकती है। भारत के राम भारत की कण कण में रहेंगे, आरएसएस वालों का राम जहाँ जा बैठे। राम मंदिर पर जगदानंद सिंह का विवादित बयान। नफरत की जमीन पर बन रहा राम मंदिर, आरजेडी नेता ने क्यों आरएसएस का राम बताया। राम जन्मभूमि कैसे हो सकती है नफरत की जमीन। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को त्रिपुरा की एक रैली में कहा था कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। अमित शाह ये जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे, लेकिन शाह के बयान की गूंज से बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कह दिया कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर नफरत की जमीन पर तैयार हो रहा है और वहां विराजे राम हमारे नहीं उन्मादियों के राम हैं। केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। जगदानंद सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के राम कण कण में हैं, लेकिन आरएसएस के राम अयोध्या जाकर बैठ गए हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं बिहार आरजेडी के अध्यक्ष। भारत की भूमि मानी जाती थी राममय है, कृष्णमय है, अब सब खत्म तो होगा। भारत के राम भारत की कण कण में रहेंगे, आरएसएस वालों का राम जहाँ जा बैठे। लेकिन जिस लहजे में जगदानंद सिंह ने भगवान राम को नफरत वाली जमीन पर विराजने और उन्मादियों के साथ ही आरएसएस का राम कह दिया, उससे सियासत बेहद गर्म हो गई है। सवाल यही कि मंदिर में यदि श्री राम विराजे हैं तो विपक्ष परेशान क्यों है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर कटिहार से है। कटिहार में पुलिस ने नकली पुलिस को गिरफ्तार किया है। घटना कोढ़ा थाना के NH 31 के पास के खेरिया चौक के पास की है, जहां पुलिस के स्टिकर लगा हुई गाड़ी में सवार गौरव, विक्रम और साहिल सड़क पर गाड़ी रोककर वसूली कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों नकली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। गौरव और साहिल का पहले से ही आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने कार के साथ ही 2500 नगद, 3 मोबाइल और 1 चाकू बरामद कर तीनों को जेल भेज दिया। कुछ सूचना मिली थानाध्यक्ष को कि पुलिस का लोगो यूज करके कुछ लोग जो है गाड़ी को रोक करके जो है रंगदारी वगैरह घटना का अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें त्वरित गति से खदेड़ करके उनको पकड़ा गया
जिसमें गौरव कुमार है, विक्रम है और मोहम्मद साहिल है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है विधिवत। इसमें एक टाटा टियोगा कार है जिसमें पुलिस का लोगो है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद छात्र छात्राएं लगातार आक्रोशित हैं और भीषण ठंड में प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति ने परीक्षा तिथि नहीं बढ़ाने के पीछे कोर्ट में तारीख देने का तर्क दिया है। शिक्षा का देखभाल न सिर्फ बिहार सरकार शिक्षा विभाग कर रही है, माननीय न्यायालय और साथ साथ राजभवन द्वारा ये सभी का मतलब इसको देख रहा है कि परीक्षा का शेड्यूल क्या है। आपको यह पता ही होगा कि पूरे बिहार में परीक्षा के शेड्यूल माननीय न्यायालय द्वारा मांगा गया था और सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अपना शेड्यूल जो है वो दे दिया है। तो जो परीक्षा की तिथि निर्धारित है वो उसी तिथि पर होगी। पार्ट 3 की परीक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त जो है कुलपति आवास के पास यह छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हैं। लगभग छात्राएं जो हैं वो फर्श पर बैठी हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार मांग कर रही हैं कि परीक्षा की जो तिथि है वो बढ़ाई जाए। वहीं पर कुलपति का साफ कहना है कि परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो परीक्षा की तिथि जारी की गई है यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, उस पर ही एग्जाम लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अपना जो है पूरा क्लियर बयान दे दिया है कि अब परीक्षा उसी तिथि पर होगी जिस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब आप लोग क्या कीजिएगा? पहला देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो एग्जाम का डेट निकाला तो एग्जाम का डेट आपने कैंसिल क्यों किया? कैंसिल अगर किया तो फिर उसी डेट पे एग्जाम क्यों ले रहे हैं? पहले विश्वविद्यालय प्रशासन अपने अधिकारियों से तालमेल बना ले, पहले तालमेल बना के तब ही एग्जाम का डेट घोषित करे। आपस में तालमेल नहीं रहने के कारण आज छात्रों पे थोपा जा रहा है। निकल कर सामने आई है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह साफ कहना है कि जो परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है उसी पर परीक्षा ली जाएगी। वही छात्रों का कहना है कि जब तक की परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। जेल में अपराधी सजा काटने जाते हैं, लेकिन पटना में एक ऐसा जेल है जहां लोग सजा काटने नहीं बल्कि मस्ती करने जाते हैं। जी हां, दानापुर सपना मोड़ के पास जेल नुमा रेस्टोरेंट बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस जेल वाले रेस्टोरेंट में अपने दोस्त और परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, सलाखों के पीछे बैठकर मस्ती कर रहे हैं। रेस्टोरेंट का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लॉकअप में क्या मस्ती हो सकती है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लॉकअप में मस्ती नहीं हो सकती। लेकिन नए साल के मौके पर राजधानी पटना में एक ऐसा लॉकअप बनाया गया है जो रेस्टोरेंट है, लेकिन जो लोग भी यहाँ आएंगे वो जेल वाले इस रेस्टोरेंट में मस्ती करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ कई लॉकअप बनाए गए हैं, यानी 1 से लेकर 8 लॉकअप यहाँ तैयार किए गए हैं और सभी इस जेल नुमा रेस्टोरेंट में मस्ती करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी पटना में ये यूनिक चीज है। आखिर इसकी थीम क्या है, क्यों ये लॉकअप तैयार किया गया है? सबसे पहले लॉकअप का आपको दिखाते हैं। लॉकअप 8 है ये, बिल्कुल जेल। इसके गेट भी बनाए गए हैं, यानी आप इसमें बैठ सकते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें हथकड़ी भी लगाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे तो हथकड़ी अपराधियों को लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो घूमने वाले लोग आ रहे हैं उन्हें भी हथकड़ी लगाना और जेल में बैठकर खाना खाना बहुत पसंद है। रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव झा हुआ। अभिनव, क्या कुछ थॉट था ऐसा लॉकअप तैयार किया आपने कि जहाँ पे मस्ती होगी? ये जेल थीम देने का एक रीजन था कि कुछ लोगों को नया दिया जाए पटना में, और जेल कॉन्सेप्ट पे हमारा ऑलरेडी एक गया में है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था पटना के लिए कि जेल थीम लाइए, जेल थीम लाइए, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो इस चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने जेल का थीम बनाया। हर एक युवाओं का एक सपना होता है कि एक बार जेल जाके वापस आए तो एक रॉयल फीलिंग में आए, एक रॉयल तरह से यहाँ पे आपको पैसे दे के जेल की रोटी खाने का, रॉयल वाला जेल है ये। पैसे दे के रोटी खाने का आपको आनंद मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ इस जेल में मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी, पैसे देकर आपको जेल की रोटी नसीब होगी। और जो लोग हैं ये देखिए, अलग अलग लॉकअप, अलग अलग लोग, और सभी लॉकअप के अंदर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लड़कों की टोली पहुंची है और ये तमाम जो लड़के हैं, युवा हैं, और जेल के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। इन्हें कैसा लग रहा है जेल के अंदर? हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, जेल के अंदर अभी दोस्तों के साथ मस्ती कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
सिर्फ रेस्टोरेंट आए हैं या फिर जेल नुमा रेस्टोरेंट के कारण यहाँ पहुंचे? नहीं, इसका ब्यूटी भी देखने आए थे और इसमें कुछ काफी मतलब चर्चित हो गया था अचानक। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहित, कैसा लग रहा है इस जेल नुमा रेस्टोरेंट में? बढ़िया लग रहा है, कॉन्सेप्ट देखी तो है। उसी कारण बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट देखकर ये पूरे टोली यहाँ पहुंचे हैं और जेल नुमा रेस्टोरेंट का ये लोग आनंद उठा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। अलग अलग लॉकअप बनाए गए हैं, हथकड़ियाँ लगाई गई है और खानों का स्वाद जेल के अंदर ये लोग ले रहे हैं। यानी जिस तरीके से जो नए साल की सौगात है राजधानी पटना में, इस जेल नुमा रेस्टोरेंट के रूप में पटना के लोगों को दी जा रही है और पटना के लोगों को ये खूब पसंद भी आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में खाद की किल्लत पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुंगेर में कई धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में कैलाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 4000 मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, जबकि केंद्र सरकार ने 6800 मीट्रिक टन खाद दिया है। बावजूद इसके बिहार में खाद की किल्लत समझ से परे है। कैलाश चौधरी ने कहा कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, जो अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। यहाँ पे किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर या उनको नहीं मिल रहा है और उनको ब्लैक के अंदर खरीदना पड़ रहा है, अधिक दाम के अंदर खरीदना पड़ रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि ये बिहार की सरकार की फेलियर है। यहाँ से जहाँ तक सूचना मिल रही है कि दूसरे राज्य पड़ोस के बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी यूरिया जा रहा है, तो ये जो हो रहा है इसके अंदर निश्चित रूप से मिलीभगत के बगैर राज्य सरकार के संभव नहीं हो सकता। प्रतिभा किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिभा निखरकर सामने आ ही जाती है। कुछ ऐसा ही कहानी है मुजफ्फरपुर के सरैया इब्राहिमपुर की रहने वाली नीलू की। नीलू राष्ट्रीय लेवल खेल चुकी हैं, एक रग्बी खिलाड़ी हैं, लेकिन अब नीलू के हौसले पस्त होने लगे हैं। दरअसल कई दर्जन पुरस्कार जीतने वाली नीलू आर्थिक तंगी से परेशान है। नीलू के पास ना तो अच्छे जूते हैं, ना ही सही डाइट है। कई बार दूध के अभाव में नीलू ने मार पीकर खेलना भी शुरू किया। नीलू आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। रग्बी खिलाड़ी नीलू से बात की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर की नीलू कुमारी रग्बी खिलाड़ी है, लेकिन अभावों में जो है या इनका टैलेंट दबता जा रहा है। करीब कई दर्जन अवार्ड आप देख सकते हैं टेबल पर सजा हुआ है। कई मेडल है जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जीता है, लेकिन स्थिति ये है कि आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। क्या कुछ कहेंगी नीलू, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? जिस समय से खेलना स्टार्ट किए उस समय से तो बहुत मतलब परिस्थितियों का सामना करना, बट पापा उस समय थे तो हेल्प हो जाता था थोड़ा बहुत, और रनिंग करने जाते थे। उस समय जूते नहीं थे मेरे पास और कुछ नहीं था, मतलब ऐसा रनिंग जो रनिंग करके पहना, मतलब पहन के करना करे हम, उसके लिए नंगे पांव दौड़ते थे और ऐसा खाना पीना नहीं मिलता था मेरे घर में। जो मतलब अपना जो खाना होता है वही खा के और रनिंग करते थे, वैसा डाइट नहीं मिलता था, वैसा कुछ भी नहीं। अभी तक भी जो घर का खाना होता है वही खा के अब प्रैक्टिस करते हैं बस, और न डाइट मिलता है न ऐसा कुछ प्रोटीन मिलता है जो खा के और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए ना। अच्छे कोच है, डाइट होता है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, नहीं उचित साधन मिल पा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में बहुत सारे मेडल है, लेकिन 2 बार नेशनल में मेडल लगा। एक बार उड़ीसा में सेकंड मेडल और मदुरई में 3rd मेडल लगा, जिसमें सरकार की तरफ से 11,000 का पुरस्कार भी मिला था। हम पे विश्वास करके मेरा सहायता करे कि हाँ हम भी मतलब देश के लिए कुछ कर पाए। हमारे साथ नीलू थी और नीलू ने बताया कि अभी फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। इनके पास ना तो उस टाइप का डाइट मिल पाता है और ना ही इनके पास वैसा साधन है। जब जूते नहीं थे तो जूते के लिए इन्होंने अपनी किताबें भी बेच दी, और जब खाने के लिए दूध नहीं मिलता था तो इन्होंने जो चावल का मार होता है वो खाकर अपना जो खेल है वह खेला है। हालांकि जिस तरीके से अभाव में जी रही है, तो ऐसे में सरकार को नीलू की मदद करनी चाहिए और ये उम्मीद नीलू भी करती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
लखीसराय में कबैया पुलिस ने एक मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह को 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की हुई 10 मोबाइल भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पटना, भागलपुर, लखीसराय समेत दूसरे जिलों में सक्रिय है। गिरफ्तार मोबाइल चोर झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले हैं। एक घटना का पता चला कि एक मोबाइल चोरी में कुछ लोग संदिग्ध रूप से उनका ये पाया गया है। उसमें एक एक करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक की निशानदेही पर, दूसरे को दूसरे, तीसरे पर, और सबसे कुल मिला के 10 मोबाइल बरामद किया गया। ये इन लोगों को इनका एक सरगना है जो इन लोग को काम दिलाने के नाम पे कुछ तो बहाना करके पहले से लेके आता था और इनसे चोरी करवा के फिर मोबाइल एक साथ वो इकट्ठा करके फिर दूसरे जगह मोबाइल सप्लाई करता था। तो जो सरगना था वो अभी फरार है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है और हम आपको 4 बड़े शहरों के न्यूनतम तापमान बता रहे हैं। अगर पटना की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस है। गया का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फरपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं भागलपुर की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।